मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि भौतिक विज्ञान के उन प्रश्नों को जाने जो एग्ज़ाम में आपके एग्जैक्टली आते हैं, देखिए ये वो प्रश्न है ना जो आपको 100% है एग्ज़ाम में मिलने ही वाले हैं। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो के बाद शेयर कर देंगे। ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छा सीजन होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम हैं और आप हमारे लिए हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप पूरा वीडियो वॉच करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं मिलेंगे नहीं। और इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे ना कि आज आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे और याद जैसे हो जाएंगे। सारे प्रश्न आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या बताने वाले हैं, सभी लोग क्या करेंगे एक बार जान लीजिए। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और यहाँ पर पूरे किताब से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिया गया है। कौन से प्रश्नों को? अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करें। तो आपको एकदम अच्छी तरीके से हम बताएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। ठीक है ना? चलिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है। पहला शब्द आपके सामने क्या है? स्व। ठीक, दूसरा क्या है? प्रेरण। दो शब्द आपके सामने जुड़ा, पहला स्व, दूसरा प्रेरण। स्व मतलब क्या होता है? खुद का। और प्रेरण मतलब क्या होता है? ऐंठना या प्रेरित करना, या किसी चीज़ को प्रेरण में कर देना, मतलब मुड़ेर देना, या कहीं चीज़ से बहुत सारी तरीके से कहते हैं उसको घुमा देना वहीं पर बहुत ज़्यादा। तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर? किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान लीजिए कोई हमारे पास कुंडली है, ये हमारे पास क्या है? कोई कुंडली है। ठीक, ये हमारे पास क्या है? कोई कुंडली है। मान लीजिए इसमें हमने क्या कर दिया? तार को लपेट दिया। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आया। अभी इस कुंडली को मैंने क्या किया? एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है ना? मैंने एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, इसको हमने प्लस माना, इसको हमने निगेटिव माना। ठीक, अब क्या कह रहा है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे ही हमने इसमें क्या किया? करंट को प्रवाहित किया, धारा को प्रवाहित किया, तो इसमें क्या हुआ? इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगा। इसके फ्लक्स मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र में इसमें जो रखा था उसमें परिवर्तन होने लगा, और इसमें क्या होने लगी? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगा, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, और इसमें आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा, और उसके द्वारा क्या होगा? इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी धारा को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, चलिए, स्वप्रेरण गुणांक का भी मी सूत्र mL² T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसको आपको बताया कि विमीय सूत्र का क्या होता है। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटू सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चा लोग कि धारा हमारी कितने प्रकार की होती है? AC और DC। जिसे AC को क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, इसे क्या कहेंगे आप? प्रत्यावर्ती धारा। और DC यानी दिष्ट धारा, इसे आप क्या कहते हैं? दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक, इस धारा का मेन पर्पज यही होता है कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। कहने का मतलब
टाइम के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आपने दिया वैसे आप पाएंगे, ठीक। लेकिन जो एसी होती है एक लूप में चलती है, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे आपको चलती हुई दिखाई देती है, ठीक। तो दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिष्ट धारा से क्रोध में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। जब फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक। तो नहीं होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता। आपको मालूम होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो ट्रांसफार्मर है ना वह किस पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है वाइंडिंग, क्या किया है, इसमें हमने वायरिंग किया, इसमें इधर भी किया, इधर भी किया, इधर किया। जब इसमें इस तरफ से हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो इस तरफ धारा अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और जब इसमें हम दिष्ट धारा प्रवाहित करेंगे, डीसी प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि हम डीसी धारा को ट्रांसफार्मर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध कहने का मतलब कि जो एक ही कला में चलें, जैसे अगर ऐसे स्रोत जो एक बार ऊपर जाएं फिर नीचे जाएं फिर ऊपर फिर नीचे, एक समान ऊपर जाएं एक समान नीचे जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। कहने का मतलब कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कलांतर क्या रहता है, सदैव नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों में हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जैसे व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दोलन हो गया, एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इधर से कोई लटका दिया गया है, ठीक। अब इसको हमने घुमाया, यहाँ से लाया, ठीक, इसको यहाँ लाया, फिर इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ तक गया, ठीक। तो ये क्या करेगा कि बराबर बराबर क्या करेगा, दोलन करता रहेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या कहें, कला संबद्ध स्रोत। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, एक कला संबंध में जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए बूस्टर के नियम, ब्रूस्टर का नियम क्या है, चलिए बूस्टर के नियम को पढ़ते हैं। ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए और ध्रुवण कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपके लिए प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्रुवण कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध क्या है। तो किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n, क्या कर रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण IP में संबंध n बराबर tan IP होता है। क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, ठीक। जैसे अगर कांच के बर्तन में अगर आप पानी भर देंगे तो आप इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं, पारदर्शी। तो अपवर्तनांक n ध्रुवण कोण IP में संबंध n बराबर IP होता है। ये आप याद कर लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पारदर्शी माध्यम हो और उसका अपवर्तनांक क्या हो, n हो, तो उसका जो संबंध होगा n बराबर tan IP होता है। और इस संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। संबंध को हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर का नियम कहेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे वायु से कांच के लिए कोण IP का मान 57 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पर स्टार पॉइंट की बात करें तो वायु से अगर हम कांच में जाते हैं तो tan IP का मान क्या होता है, IP का मान 57 डिग्री होता है। चलिए एक सीधे तार में 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक सीधा तार है, ठीक, एक सीधा तार है, सीधे तार में 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसमें कितनी एम्पीयर, 10 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अगर कहीं पर आपको एम्पीयर दिख जाए तो करंट दिख जाएगी। अगर आपको सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है ना, ये सब सारे दिख जाएं तो आपको दूरी दिख जाएगी, ठीक। तो देखिए एक सीधे तार में मान लीजिए कोई हमारे पास सीधा तार है, इसमें धारा कितनी बह रही है, 10 एम्पीयर,
ठीक। और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B निकालनी है, तो I बराबर 10, I बराबर 10 एम्पियर, R बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 10 × 10⁻² मीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर, ठीक। तो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I/R। तो यहाँ पर μ0/2 पाई का मान 2 × 10⁻⁷ और I का मान 10/R का मान हमने निकाला 10 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻5 टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। मान लीजिए कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये एक चक्कर कितने सेकंड में, यानी 6 × 10⁻6 चक्कर 1 सेकंड में क्या कर ले रहा है, पूरा कर ले रहा है। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो I का मान इसमें आपको निकालना है, ठीक। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का आवेश ही होता है। जब ये इतनी तेज़ी से घूम रहा है तो इसमें धारा कितनी होगी, यह आपको दे रखा है 6 × 10⁶ चक्कर, T बराबर आपको 1 सेकंड दे रखा है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। E बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। I = क्या होता है NE/T, यानी कि Q IT या I = Q/T। आप जानते हैं Q = NE होता है, तो यहाँ पे Q का मान यहाँ पर रख देंगे तो NE/T आपका आ जाएगा। तो यहाँ से N का मान 6 × 10⁶ × 1.6 × 10⁻⁹ और T का मान 1 सॉल्व करेंगे 9.6 × 10⁻13 एम्पियर। ये आपको सॉल्व करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 0.5 mm त्रिज्या के एक वृत्ताकार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। R बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे 0.5 mm जो तार है, और इसको मीटर में चेंज करेंगे 5 × 10⁻⁵ मीटर। धारा का मान I = 0.5 एम्पियर, N बराबर 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर πr²। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 × 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, 78.5 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। आपका सॉल्व करने पर, सॉल्व करेंगे तो J = धारा घनत्व I/A होता है। I का मान 0.5/78.5 × 10⁸ सॉल्व करेंगे 6.4 × 10⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब VD अनुगमन वेग VD बराबर J/NE, J का मान हमने निकाला 6.4 × 10⁵ और यहाँ से N का मान 4 × 10⁻28 इंटू E का मान 1.6 × 10⁻19 सॉल्व करेंगे 10 × 10⁻5 मीटर सेकेंड, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। Q बराबर कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻³ कूलाम, या F बराबर 2.25 न्यूटन, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q बराबर क्या हो जाएगा, F का मान कितना है 2.25/1.5 × 10⁻³ या यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 न्यूटन, ठीक है ना, प्रति कूलाम, ठीक। अगला क्वेश्चन, 5.0 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी।
या Q बराबर क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, या E बराबर क्या हो जाएगा 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो E बराबर क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ Q/r²। तो सारे मान को रखेंगे E बराबर 450, 9 इंटू 10⁻⁹, 5.0 इंटू 10⁻⁸ r² क्या हो जाएगा 45 इंटू 10/450 बराबर 1, या R बराबर 1 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है।